हेलो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं तकरीबन 3 सप्ताह के बाद लेके आया हूँ। इसके लिए मैं उन सभी दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ जो इसका वेट कर रहे थे। मैं इस बात के लिए भी माफ़ी चाहता हूँ कि आज का ब्लॉग हमारे हॉर्समैनशिप के विषय से हटकर है। मैंने पिछले ब्लॉग में ये प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ब्लॉग हॉर्स परचेज करते समय ध्यान में रखने वाली बातों के विषय में होगा, लेकिन आज का विषय बिल्कुल अलग है और यह है मेरी एक रोड ट्रिप के बारे में जो मैंने पिछले 2 सप्ताह में अपनी वाइफ के साथ की है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 14 दिनों में हमने यूपी के लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज तथा वाराणसी शहरों की यात्रा की और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहे। बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली तथा अनुभव करने को मिली, जिन्हें मैं आपके साथ इस ब्लॉग के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। हमने अपनी यात्रा अपने शहर रुड़की से शुरू की और पहला हॉल्ट किया आगरा में। ताज एक्सप्रेस वे, जिसको हम यमुना एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, जो ग्रेटर नोएडा और आगरा को कनेक्ट करता है, ये शायद देश का पहला एक्सप्रेस वे है और ये आपकी ड्राइव को बहुत ही एन्जॉयबल बना देता है। अगले दिन हमने ताजमहल की विज़िट की, जो कि एक बहुत ही शानदार अनुभव रहा। ताजमहल की हमारी सेकंड विज़िट थी। यहाँ हम 20-22 साल पहले भी आए थे। इस समय काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिले, ख़ास तौर पर जो ताज के बाहर का एरिया है। जो रोड पहले ताज तक आती थी उसे अभी वाइड कर दिया गया है और रेड स्टोन का बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बना दिया गया है और इसके दोनों तरफ फुटपाथ भी बना दिए गए हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से दुकानें बनी हुई हैं। जहाँ तक ताजमहल का प्रश्न है तो ये देश का एक बहुत ही शानदार धरोहर है जो मुग़ल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था अपने बेगम की याद में। यमुना नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित सफ़ेद मार्बल से बनाई ये अद्भुत इमारत लगभग 400 वर्षों से प्यार और मोहब्बत का प्रतीक बनकर खड़ी हुई है। करोड़ों लोग यहाँ आ चुके हैं। हज़ारों प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स तथा राजा महाराजा यहाँ आ चुके हैं इस आर्किटेक्चरल मार्वल को देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने ताजमहल की विज़िट नहीं की है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आकर एक बार ताजमहल को प्रत्यक्ष रूप से अवश्य देखें। कोशिश करें सर्दियों के महीने में, सर्दियों के दिनों में आने की। आने से पहले एक बार विकिपीडिया पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें और यहाँ पर गाइड की सर्विस भी अवश्य ले लें। ताजमहल देखने के बाद हम लखनऊ रवाना हो गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे करीब 340 किलोमीटर लंबा एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे है। इसी एक्सप्रेसवे पर हमारी एयरफोर्स के लिए एक 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप भी बनाई गई है, जिसे इमरजेंसी में हमारी एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट तथा फाइटर प्लेन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीच में जो आप डिवाइडर देख पा रहे हैं, ये आरसीसी के पोर्टेबल स्लैब से बना हुआ है, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से हटाया जा सकता है और यह इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑपरेशनल की जा सकती है। लखनऊ की ये हमारी पिछले 12 वर्षों में सेकंड विज़िट थी। इससे पहले हम यहाँ 2011 में आए थे। इस बार हमने लखनऊ को काफ़ी बदला हुआ पाया। रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई हैं और ट्रैफिक भी पहले से काफ़ी सुधर गया है। साफ़ सफाई भी अच्छी है। ओवरऑल लखनऊ पहले से काफ़ी खूबसूरत हो गया है। शहर में नई विधानसभा तथा सचिवालय जैसी शानदार इमारतें भी बन गई हैं, जो लखनऊ की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती हैं। ये दृश्य रात्रि के समय जगमगाती हुई विधानसभा का है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हिस्टोरिकली लखनऊ अवध के नवाबों की राजधानी रही है। यहाँ के नवाब यूपी के अवध रीजन को रूल करते थे। अवध रीजन को हम उत्तर प्रदेश का सेंट्रल पार्ट यानी कि बीच का पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें कन्नौज, इटावा, कानपुर, रायबरेली, बाराबंकी आदि डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। इसके पश्चिम में जो इलाका है जो दिल्ली तक फैला हुआ है, उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, गाज़ियाबाद आदि ज़िले आते हैं। और अवध के पूर्व में जो क्षेत्र है जो आगे जाके बिहार से टच हो जाता है, उसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है।
जिसमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर आदि ज़िले शामिल हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र अवध के दक्षिण में है, जिसमें झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट आदि ज़िले शामिल हैं, उसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ किसी समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शासन करती थी। लखनऊ की जो सबसे अच्छी बात है वह है यहाँ के लोगों का बातचीत करने का सलीका। यहाँ के लोग बड़ी तमीज़ और अदब के साथ बातचीत करते हैं। कभी भी ऊंची आवाज़ में आप उनको बोलते हुए नहीं देखेंगे। और ये विशेषता केवल पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो मजदूर तबके के लोग, जो रिक्शा चलाने वाले लोग, इस तरह के जो समाज में नीचे दर्जे के जो लोग हैं, वो सभी बहुत ही तहजीब से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। लोगों का जो है इन जनरल नेचर काफ़ी चेयरफुल और पॉजिटिव देखने को मिलता है। शायद इसीलिए कुछ कहावतें यहाँ के बारे में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे पहले आप और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और भी तमाम कहावतें यहाँ काफ़ी फेमस हैं। और इसके अलावा इस शहर ने हमारे देश को कुछ बहुत ही बेहतरीन शायर और कवि दिए हैं, जैसे कि मीर, सफ़ी लखनवी, जावेद अख्तर, कैफ़ी आज़मी, नौशाद आदि। सांस्कृतिक तौर से ये शहर हमेशा ही बड़ा संपन्न रहा है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कई भव्य और ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा आदि, जो कि ये सब हम पहले देख चुके थे, इसलिए इस बार हम यहाँ नहीं गए। जहाँ तक शॉपिंग तथा खाने की बात है, तो लखनऊ लेडीज़ की शॉपिंग के लिए और खाने के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर लेडीज़ को कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कपड़ों पर धागे से जो कारीगरी की जाती है, जिसे चिकन वर्क बोला जाता है, वो वर्ल्ड फेमस है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड में यहाँ से चिकन वर्क वाला कपड़ा सप्लाई होता है। यह लखनऊ का हज़रतगंज है। दिस इज़ दी हार्ट ऑफ लखनऊ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कैनॉट प्लेस इज़ दी हार्ट ऑफ दिल्ली, यहाँ बहुत किस्म की यहाँ पे दुकानें हैं और कई रेस्टोरेंट हैं और लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहती है। यहीं पर ये जनपद मार्केट भी है, जहाँ चिकन वर्क की फेमस शॉप्स लोकेटेड हैं। और यहीं पर ये फेमस रेस्टोरेंट स्थित है, जिसका नाम है रॉयल कैफ़े। इस कैफ़े में सभी प्रकार के वेज नॉन वेज कुजीन मिलती हैं। इसकी बास्केट चाट काफ़ी फेमस है, लेकिन ये इतनी बड़ी होती है कि एक आदमी इसको खा नहीं सकता। इसके अलावा टुंडे कबाबी भी यहाँ काफ़ी फेमस है, नॉन वेज ईटिंग जॉइंट है। और यहाँ के कबाब, ख़ासतौर पर गुलावटी कबाब, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। गुलावटी कबाब की विशेषता ये होती है कि उसे चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुंह में रखते ही वो पिघल जाता है। इसके बारे में एक किस्सा है कि कोई नवाब होते थे जिनको कबाब बहुत पसंद थे, और जब वो बूढ़े हो गए, उनके दांत गिर गए और उनको कबाब खाने में परेशानी होने लगी, तो उन्होंने अपने कुक को आदेश दिया कि कुछ कबाब इस प्रकार से बनाया जाए कि उसको चबाने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार से गुलावटी कबाब का आविष्कार हुआ और ये इतना फेमस हो गया कि दुनिया भर से लोग इसे टेस्ट करने के लिए लखनऊ में आते हैं। टुंडे कबाबी के अलावा दफ्तर खान मुगलाई रेस्टोरेंट भी यहाँ का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है फॉर नॉन वेज डिशेस। इसके अलावा प्रकाश कुल्फ़ी, ये फलूदा कुल्फ़ी के लिए काफ़ी फेमस है। शर्मा जी की चाय, ये लखनऊ का एक आइकॉनिक टी स्टॉल है और कई प्रकार की चाय यहाँ मिलती है, जिसे उलट में सर्व किया जाता है। चाय की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है। ब्रेकफास्ट के लिए फेमस है रतीलाल्स, जहाँ आपको सर्व किए जाते हैं खस्ते। ये कचौड़ी की तरह होता है और इसे चने के छोले तथा आलू की सूखी सब्जी के साथ पलाश के पत्तों पर रखकर प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व किया जाता है। मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। और खस्ता खाने के बाद मीठे में आप इमरती और रबड़ी ले सकते हैं, जो कि आपका ओवरऑल ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस को और भी अमेजिंग बना देता है। इसके अलावा स्ट्रीट फूड के लिए यहाँ पे एक चटोरी गली
करके कोई जगह है जो काफ़ी फेमस है। हम वहाँ पे नहीं जा पाए क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था। लखनऊ के बाद हम पहुँचे भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में, जो कि लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या पूर्वांचल का हिस्सा है। रोड कंडीशंस वॉज क्वाइट ओके। यहाँ पहले हम गुप्तार घाट गए, जो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या टाउन से ये करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और फैज़ाबाद कैंटोनमेंट के बिल्कुल साथ में ही है। ऐसी धारणा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसी स्थान पर सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने मानव शरीर को त्याग दिया था। इसलिए ये घाट उतना ही पूजनीय है जितना प्रभु श्री राम का जन्मस्थल। इस घाट को बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप किया गया है। यहाँ बोटिंग की फैसिलिटी है। यहाँ आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ बाहर टी स्टॉल्स हैं जहाँ पर आप जाकर गर्मा गर्म चाय भी पी सकते हैं। अगले दिन हमने रामलला के दर्शन किए और भगवान श्री राम के मंदिर को देखा। वहाँ मोबाइल या कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं ले पाए। मंदिर का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जिस बड़े स्केल पर वहाँ 24 घंटे काम चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो उसकी भव्यता और उसकी शान देखने लायक होगी। यह अयोध्या का नया घाट है। यहीं पर प्रत्येक शाम को सरयू नदी की आरती होती है और आरती के समय बहुत ही अलौकिक दृश्य होता है श्रद्धालुओं के लिए। अयोध्या के बाद हम पहुंचे प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। यहाँ मैं पहले 2 बार आ चुका था, लेकिन मेरी वाइफ की ये पहली विज़िट थी। ये शहर कवियों, लेखकों और शायरों का शहर है। हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला के नाम से भी जाना जाता है, अकबर इलाहाबादी, सुमित्रा नंदन पंत, मुस्तफ़ा ज़ैदी जैसे देश के महान कवि, लेखक और शायर इसी शहर की देन है। इलाहाबाद को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे देश के 7 ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं जिनका इस शहर के साथ खास कनेक्शन रहा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का सबसे फेमस स्थान है त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। हिंदू धर्म में ऐसी धारणा है कि संगम में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। मौजूदा समय में त्रिवेणी संगम में हमें केवल गंगा तथा यमुना ही देखने को मिलती हैं। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है और सरस्वती नदी के नाम पर अब एक सरस्वती कूप है, जो संगम के पास जो किला स्थित है उसके अंदर है। संगम तक बोट से जाना पड़ता है और वहाँ पर इस प्रकार से 2 नावों के बीच में स्नान करने का अरेंजमेंट किया होता है। पानी में 4 से 5 फीट नीचे नावों के बीच में बांस का एक जाल लगा होता है। आप अपनी नाव से इन नाव में चले जाते हैं और वहाँ से जाल पर उतरकर पानी में डुबकी लगाते हैं। ये एक बहुत ही आनंददायक अनुभव होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इस स्थान को बाद में हमने किले के ऊपर से जाके देखा। ये किला सेना के अधीन है और इस स्थान को बोलते हैं प्रेसिडेंट्स व्यू पॉइंट। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ से त्रिवेणी संगम के दर्शन करते थे और इसी कारण से इस स्पॉट का नाम प्रेसिडेंट्स व्यू पॉइंट रखा गया। अभी 8 अक्टूबर को जो यहाँ एयरफोर्स का शो हुआ था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थी, उनके बैठने की व्यवस्था भी इसी स्थान पर की गई थी जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गंगा नदी है सामने और ये मिल रही है यमुना नदी से, जो कि इधर राइट साइड से आ रही है। ये है सरस्वती कूप, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। ये भी फोर्ट के भीतर स्थित है। इसी कुएं को सरस्वती का रूप माना जाता है और कुंभ मेले के समय सेना द्वारा इस स्थान को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। इस समय इस कुएं को ऊपर से शीशे के अंदर बंद किया हुआ है।
इसके अलावा इसी किले में मौजूद है ये अक्षयवट, जिसके बारे में ये आस्था है कि ये यहाँ रामायण के समय से मौजूद है और काफ़ी पूजनीय है। एक अक्षयवट किले के बाहर भी है, लेकिन लोगों का मानना है कि वो अंग्रेज़ों द्वारा इसी वृक्ष की टहनी लगाकर स्थापित किया गया था ताकि श्रद्धालुओं को किले से दूर रखा जा सके। इसके अलावा यहाँ बड़े हनुमान का मंदिर भी है जो काफ़ी फेमस है। ये मंदिर देश का एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है। ये मंदिर इसी किले की दीवार के साथ प्रेसिडेंट्स व्यू पॉइंट से करीब 200 मीटर दूरी पर संगम को फेस करते हुए स्थित है। इसके अलावा प्रयागराज का इलाहाबाद म्यूज़ियम और आनंद भवन भी काफ़ी फेमस है। इलाहाबाद म्यूज़ियम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित है। ये वही पार्क है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये एक बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड म्यूज़ियम है जहाँ पर 2200 वर्षों से पहले तक की चीज़ें रखी हुई हैं। यदि संभव हो तो बच्चों को ये म्यूज़ियम हमें अवश्य दिखाना चाहिए। आनंद भवन पंडित नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का घर होता था। इसी घर में हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष ने जन्म लिया और ये एक प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेडक्वार्टर भी बन गया था। जहाँ तक यहाँ के खाने की बात है तो यहाँ बाटी चोखा काफ़ी पॉपुलर है। ये यहाँ के ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट में मिलता है। ये बाटी है, बिहार में इसे लिट्टी बोलते हैं। ये आटे से बनती है और इसमें सत्तू की फिलिंग होती है। इसे देसी घी में भिगोकर चोखे के साथ खाया जाता है, जो कि बैंगन का एक प्रकार का भरता होता है जिसमें सरसों के कच्चे तेल का फ्लेवर होता है। यहाँ का मीठा पान भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट पान यहाँ बनाया जाता है। ये चटनी है। इन्होंने हमें बताया कि इलाहाबाद और बनारस के पान में क्या फ़र्क है। जहाँ तक यहाँ के लोगों की बात है तो यहाँ के लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बात अपनी कहने की कुशलता वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पीले क्यों है? पत्ते बड़ी आसानी से और बड़ी सहजता से ये अपनी बात बोल देते हैं, जैसे कि आपने इनको देखा बोलते हुए। कितने साल से कर रहे हो ये? शायद इसीलिए यहाँ के लोग लेखक, कवि और शायर और नेता बनते हैं। ये भी इसी जगह पे, क्योंकि इन सभी फील्ड्स के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, जो इन लोगों के अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। यहीं से इलाहाबाद से ही हो? हाँ, इलाहाबाद। सजा तो आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से दिया है। स्वाद भी खूबसूरत होगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र केसरवानी। महेंद्र केसरवानी। केसरवानी। जी। ये क्या? हाँ, गुलकंद। गुलकंद। वाह वाह। बनारस और प्रयागराज का पान बराबर है या कोई ऊपर नीचे है? नहीं, यहाँ के पान में वहाँ के पान में फर्क है। अच्छा, किस तरह का? वहाँ का पान उल्टा लगा के देते हैं, यहाँ पान सीधे में लगाते हैं। टेस्टी कौन सा होता है? टेस्टी यहीं का होता है। वो इधर से लगाते हैं, हम इधर से लगाते हैं। अच्छा, ऐसा है? ऐसा क्यों? वो अपने अपने शहर की एक क्वालिटी। वहाँ अच्छा, काला अच्छा। कपड़ा उड़ाते हैं, यहाँ लाल कपड़ा उड़ाते हैं पान। अरे वाह। यहाँ की सादी पत्ती खाने में ही टेस्ट देती है, वहाँ सादी पत्ती का कोई नाम ही नहीं जानता। हो गया। प्रयागराज के बाद हम पहुंचे वाराणसी, जिसे बनारस और काशी भी बोलते हैं। यह प्रयागराज से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है और लखनऊ से करीब ये 320 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये हमारी पिछले 10-11 वर्षों में दूसरी विज़िट थी।
इस बार हमें यहाँ बहुत ही सुंदर बदलाव देखने को मिले, जैसे अच्छी रोड्स, नई बिल्डिंग्स, शहर का ब्यूटिफिकेशन आदि। पहले ये टाउन बहुत ही अंडर डेवलप और डस्टी होता था, लेकिन अब ये एक अच्छे प्रोग्रेसिव शहर की तरह प्रतीत होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। काशी को हमारे देश की आध्यात्मिक राजधानी यानी कि स्पिरिचुअल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम से आगे बहती हुई गंगा यहाँ काशी में आती है। यहाँ आकर गंगा अपने बहाव की दिशा को बदल देती है और दक्षिण से उत्तर की ओर रुख कर लेती है। इसी कारण से गंगा को यहाँ उत्तर वाहिनी भी बोला जाता है। यहाँ ऐसी आस्था है कि गंगा जी को काशी पसंद आ गया था और इसीलिए वो यहाँ से आगे जाने के बाद फिर वापस मुड़ गई, ताकि काशी को छोड़कर नहीं जाना पड़े। काशी शहर का इतिहास करीब 2000 वर्षों पुराना है। यह ऐतिहासिक और प्राचीन शहर गंगा के पश्चिम किनारे पर स्थित है, जैसा कि आप इस मैप पर देख पा रहे हैं। इसका फैलाव आधे चंद्रमा के आकार में दक्षिण से उत्तर तक करीब 8 से 10 किलोमीटर और गंगा के तट से पश्चिम की तरफ करीब 2 से 3 किलोमीटर है। और यही 10 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर का जो एरिया है, यही ओरिजिनल काशी है। दिस इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ काशी। काशी का दिल और आत्मा इसी एरिया में वास करते हैं। यहाँ नदी के किनारे दर्जनों घाट बने हुए हैं। दक्षिण से अगर स्टार्ट करें तो पहले घाट का नाम है अस्सी घाट, जो कि बहुत प्रसिद्ध घाट है। यहाँ की सुबह की आरती बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, प्रहलाद घाट, राजघाट, राजेंद्र प्रसाद घाट आदि अन्य फेमस घाट हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट एक प्रकार के महाशमशान घाट हैं, जहाँ पर 24 घंटों लोगों के दाह संस्कार किए जाते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी आस्था है कि जिस व्यक्ति का दाह संस्कार इन घाटों पर होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह जीवन मरण के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से लोग अपने परिजनों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाते हैं और 24 घंटों में यहाँ 300 से भी अधिक क्रिमेशंस होते हैं। इसी कारण से गंगा को यहाँ मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। यह है मणिकर्णिका घाट। आज यहाँ हल्की बारिश होने के बावजूद ये घाट ऑपरेशनल है। इन घाटों में इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम भी लगे हुए हैं। मणिकर्णिका घाट को मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 230 वर्षों पहले बनवाया गया था। इसके अलावा यहाँ लगभग सभी प्रदेशों के घाट बने हुए हैं, जो वर्षों पहले वहाँ के राजाओं द्वारा बनाए गए थे। सभी घाटों को ठीक से देखने का एक ही तरीका है कि आप राजघाट या प्रहलाद घाट से नाव में बैठें और 80 घाट तक जाएं और फिर वापस राजघाट या फिर नमो घाट, जो कि अभी रिसेंटली बनवाया गया है, वहाँ पर उतर जाएं। यही बोट राइड सही मायने में आपको काशी के दर्शन करवाती है। यहीं से आप काशी की भव्यता और उसकी आत्मीयता को देख और समझ सकते हैं। 30 सितंबर को जब हम यहाँ पहुँचे तो श्राद्ध शुरू हो चुके थे। श्राद्ध को पितृपक्ष या कनागत भी बोला जाता है। ये भादो माह के पहले 15 दिन का समय होता है और हिंदू धर्म में इन दिनों में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें पिंडदान देते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ अपने पूर्वजों को पिंडदान करने आए हैं। इस रिचुअल में गंगा स्नान करने के बाद इस प्रकार से लोग बैठ जाते हैं और आटे के छोटे छोटे लड्डू बनाकर अपने पितरों को भेंट करते हैं। ऐसी प्रथा है कि इन लड्डुओं को केवल एक हाथ से ही बनाया जाता है, दूसरे हाथ को पानी डालने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस पूरे रिचुअल को यहाँ के पंडित करवाते हैं। इन पंडितों को पंडा बोला जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारे लिए ये एक अच्छा अवसर था कि हम अपने पूर्वजों, अपने पितरों को पिंडदान करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसी घाट पर, जिसे प्रहलाद घाट के नाम से जाना जाता है, हमने भी गंगा स्नान करके एक छोटा सा रिचुअल किया।
पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ के घाट बहुत स्वच्छ नहीं है। इस समय बारिश के कारण पानी भी साफ नहीं था गंगा जी का, लेकिन जब आप इन घाट पर आते हैं और गंगा में उतरकर उसमें 7 बार डुबकी लगाते हैं तो आपको एक ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मतलब उस अनुभव को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शायद इसीलिए काशी को देश की स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द सोल ऑफ ऑल दोज हु कम हेयर। साउथ इंडिया से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनमें ऐसी प्रथा है कि काशी में दर्शन करने के बाद उन्हें अपनी पसंदीदा खाने की वस्तु को हमेशा के लिए त्यागना होता है। ऐसी आस्था है कि इस प्रैक्टिस के माध्यम से इंसान को इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच करके आध्यात्म की ओर चलने की प्रेरणा मिलती है। अब हम बात करते हैं पुराने शहर के बारे में, जो कि बसा हुआ है घाटों के साथ साथ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये बहुत ही कंजस्टेड और डेंसली कंस्ट्रक्टेड और डेंसली पॉपुलेटेड शहर है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में सकरी गलियां हैं, जिसमें तीर्थ यात्रियों और टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। हर गली में कोई ना कोई मंदिर या कोई ना कोई धार्मिक विद्यालय है। यहाँ दशाश्वमेध घाट के पास काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव का ये मंदिर हिंदुओं के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया था। मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने इसे तोड़कर यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे हम ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं, जो आजकल सर्वे को लेके काफ़ी चर्चा में है। जो वर्तमान मंदिर है उसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में बनवाया था। इस मंदिर का पिछले 8-9 वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। 10 वर्षों पहले इसका कंपाउंड बहुत छोटा होता था, जो अब आसपास के एरिया को एक्वायर करके बड़ा और भव्य बना दिया गया है। यहाँ आने के लिए यह गली है, जिसे विश्वनाथ गली के नाम से जाना जाता है। ये गली स्टार्ट होती है यहाँ से और ये है नवनिर्मित कॉरिडोर, जो कि इस तरफ दशाश्वमेध घाट को चला जाता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर है। इस ओर ये शहर की तरफ चला जाता है। यहाँ से करीब 400-500 मीटर पर एक चौक है और किसी भी प्रकार के वाहन को चौक से आगे जाना मना है। चौक से आगे घाट तक केवल रिक्शा या ई रिक्शा ही चलते हैं। कुछ वर्षों पहले ये कॉरिडोर बहुत ही सकरा होता था, गली की तरह। विश्वनाथ गली यहाँ से स्टार्ट होकर जाती है काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 तक, जो कि यहाँ से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर है। वहीं से दूसरे गेट पर जाने का रास्ता भी बना हुआ है। यह सुबह के 8:30 बजे का समय है और श्रद्धालु यहाँ तक खड़े हुए हैं लाइन लगाकर। यहाँ खड़े होने का अर्थ है कि इनका नंबर करीब 3-4 घंटे के बाद ही आएगा, जब ये गर्भगृह तक पहुँच पाएंगे। काशी विश्वनाथ टेम्पल के अलावा यहाँ पर काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर भी है। हनुमान जी का प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर है। इसके अलावा यहाँ एक दुर्गा मंदिर भी है, जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावा वाराणसी सारनाथ मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि वाराणसी शहर से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सारनाथ मंदिर ये बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स के लिए काफ़ी विशेष महत्व रखता है। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से सारनाथ एक है। चूँकि हम यहाँ पहले जा चुके थे, इसलिए इस बार नहीं जा सके। कुछ समय का भी अभाव था। काशी में हमें एक दिन एक्स्ट्रा लग गया और इसी कारण सारनाथ की विज़िट नहीं हो पाई। फ्रेंड्स, जब आप पहले बार काशी आते हैं तो
आपको ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। सकरी गलियां हैं, भीड़ है, यहाँ बंदर हैं और जगह जगह पर लोगों ने पान फूका हुआ होता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपना स्नान करें और यहाँ से निकल जाएं। लेकिन 2 दिन अगर आप इन गलियों में थोड़ा घूम लें तो ये यहाँ की ये गलियाँ और ये शहर आपके दिल और दिमाग के ऊपर छा जाता है। ये इसलिए होता है कि 2 दिन में आप काशी का वो रूप आप देख पाते हैं जिसके लिए ये जगह प्रसिद्ध है। इतनी भीड़ के बीच में भी, इतने शोर शराबे के बीच में भी आपको यहाँ एक परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट कोरियोग्राफी नज़र आनी शुरू हो जाती है। यहाँ प्रत्येक गली में किसी न किसी चाय वाले की या पूरी भाजी वाले की या पापड़ी चाट वाले की दुकान आपको मिल जाएगी। हर 15-20 मीटर में कढ़ाई भट्टी या गैस चूल्हे पर रखी होगी और कुछ ना कुछ व्यंजन वहाँ पे तैयार हो रहा होगा। लोग खड़े होंगे, अपने ऑर्डर का वेट कर रहे होंगे। यही कारण है कि काशी को स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत फेमस माना जाता है। यहाँ गोलगप्पे से लेकर विभिन्न प्रकार के चाट, छोले, समोसे, कुल्फ़ी, लस्सी, पूरी भाजी, लिट्टी चोखा, दही बड़ा, पालक पकौड़ी, जलेबी, लौंग लता और न जाने क्या क्या, सभी कुछ यहाँ इन गलियों में सुबह से शाम तक बनता रहता है और लोग एंजॉय करते रहते हैं। यहाँ की रौनक और ऊर्जा देखते ही बनती है और ऐसा लगता है कि पूरा विश्व इस छोटी सी नगरी के अंदर समाया हुआ है। जहाँ तक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट यानी कि आध्यात्मिक पहलू का सवाल है तो यहाँ आकर गंगा में स्नान करके मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के दर्शन करके व्यक्ति मृत्यु से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। डेथ से डरना आप बंद कर देते हो क्योंकि इसे आप जीवन के प्रोसेस का एक हिस्सा समझना स्टार्ट कर देते हो। 24 घंटों शमशान घाट यहाँ चलते रहते हैं। दूर दूर से लोग अपने परिजनों को यहाँ लेकर आते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, जहाँ उन्हें घंटों तक वेट भी करना पड़ता है। जो गलियाँ इन घाटों के आसपास हैं उन गलियों में दिन में दर्जनों शव यात्राएँ निकलती हैं, लेकिन यहाँ का जीवन पूरे हर्ष और उल्लास के साथ चलता रहता है। शायद यही विशेषता इस शहर को भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल बनाती है। जब भी आप यहाँ आएँ तो कम से कम 3 दिन इन गलियों में घूमें और सही मायने में काशी दर्शन करें। यहाँ कचौड़ी वाली गली है जो सबसे फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए और यह मणिकर्णिका घाट के पास में ही स्थित है। इसी गली में एक ब्लू लस्सी नामक दुकान है जो यहाँ काफ़ी पॉपुलर है लस्सी के लिए, जहाँ बहुत सी वैरायटी की लस्सी ये सर्व करते हैं। यहाँ लस्सी की सैकड़ों दुकानें होंगी और हर दुकान पर दही के जैसी गाढ़ी लस्सी कुल्हड़ में डालकर सर्व की जाती है। पहले मुझे लगता था कि लस्सी के मामले में हरियाणा पंजाब बेस्ट है, लेकिन अब मुझे पता चला कि काशी वाले लस्सी बनाने में और लस्सी पिलाने में हरियाणा पंजाब वालों से बहुत आगे हैं। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की कि ये बिल्कुल प्लास्टिक फ्री मार्केट है। यहाँ हर चीज़ आपको कुल्हड़ या दोने में सर्व की जाती है और इस प्रैक्टिस को ये बड़े ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसका सीधा परिणाम ये है कि यहाँ कहीं भी आपको प्लास्टिक का ढेर नज़र नहीं आता। इसके अलावा जो लोग इसे सप्लाई करते हैं उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रखा होगा हज़ारों लोगों के लिए। इसके अलावा श्री राम भंडार नामक ये दुकान भी यहाँ काफ़ी फेमस तथा हिस्टोरिक है मिठाइयों और स्ट्रीट फूड के लिए। इनके दही बड़े, समोसे, छोले, पालक पापड़ी चाट और सब्जी पूरी जो कि एक ब्रेकफास्ट मेनू है, बादाम मिल्क आदि यहाँ के बेस्ट माने जाते हैं। स्वीट्स में यहाँ के पेड़े और लौंग लता काफ़ी पॉपुलर हैं। जवाहर लड्डू भी यहाँ काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा इनकी ये तिरंगा मिठाई है जिसका इनके हिसाब से एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। यहाँ स्टाफ ने बताया कि ये मिठाई आज़ादी से पहले सबसे पहले इन्हीं की दुकान में बनना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तिरंगे झंडे को बैन कर दिया था। तो उस समय जो इनके फोरफादर्स थे
उन्होंने इस मिठाई के माध्यम से तिरंगे झंडे की जो प्रेजेंस है, उसकी जो मौजूदगी है देश के लोगों के बीच में, उसको बनाए रखा, जिससे आज़ादी का संघर्ष जीवित रहा। मुझे इनकी बात में कुछ सच्चाई इसलिए नज़र आई क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा कि वो कौन सा वर्ष था जब ये मिठाई पहले बार बनाई गई थी, तो इनके ऑनर ने बताया कि ये मिठाई पहले बार 1942 में बनी थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। तो शायद ये वही समय रहा होगा जब इस तिरंगे मिठाई का आविष्कार हुआ होगा। अब बात करते हैं यहाँ के पान की, क्योंकि हम इलाहाबाद का पान पहले खा चुके थे, तो अब बनारस का पान खाना भी जरूरी था ताकि दोनों को कंपेयर किया जा सके। ये रमेश जी हैं और पिछले 20-22 वर्षों से पान की दुकान चला रहे हैं। चलो हमने लखनऊ का तो टेस्ट इनका पान बनाने का तरीका और पान को तैयार करने के बाद उसे जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने प्रेजेंट किया, उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए। और पान जब खाया तो ओहो लाजवाब, काबिल तारीफ। बनारस के पान का कोई मुकाबला नहीं, मतलब विनर ऑल द वे। पान की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि नेक्स्ट डे हम फिर से वहाँ पहुँच गए पान खाने के लिए। और इसमें अच्छी बात ये रही कि उसके नेक्स्ट डे वहाँ से हम निकल लिए लखनऊ के लिए, अदरवाइज़ हो सकता है हम सुपारी वाला पान भी खाना शुरू कर देते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये यात्रा समाप्त हुई और अब हम यहाँ से वापस मुड़ गए अपने घर के लिए। और काशी से लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेस से होकर जाता है और ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, बहुत ही सीनिक है। इस रास्ते में चारों तरफ खेत हैं और ट्रैफिक ना के बराबर है। जाते जाते मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, और वो ये कि कभी भी आप एक्सप्रेसवे के ऊपर स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें। एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की स्पीड तथा नंबर प्लेट को पहचानने वाले कैमरे लगे हुए हैं, जिन्हें हम नहीं देख पाते। और स्पीड करने पर आपका चालान हो सकता है, जो कि आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा जब आपके मोबाइल पर SMS से ई चालान रिसीव होगा। इस क्वेश्चन के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीक से हम अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले जो व्लॉग रुका हुआ है हॉर्स परचेजिंग के विषय में, मैं वो लेके आऊँगा और उसके आगे अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।